आज हम पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल के राजवंश या क्षेत्रीय राजवंशों का उदय, जिसमें से राजवंश हम देखेंगे। ये देख सकते हो, थानेश्वर का हरियाणा में कौन था? पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश था, यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे बंगाल का गौड़ वंश, शशांक था राजा था, वो है। उसके बाद मालवा के यशोवर्मन का इतिहास तो बिल्कुल थोड़ा सा है, लेकिन मालवा का जो देवगुप्त था ना, उसने किसकी हत्या की थी? राजश्री के पति ग्रह वर्मा की हत्या की थी, वो सारा हिस्ट्री भी देखेंगे। और कन्नौज का मौखरी वंश था, मौखरी वंश के शासक था वही कन्नौज का ग्रह वर्मा का यहाँ का था। और यहाँ के शासक एक और था देवगुप्त, जिसने इसकी कन्नौज के मौखरी वंश के शासक ग्रह वर्मा द्वितीय, जो हर्षवर्धन की बहन थी, राजश्री के पति की हत्या कर दी थी और राजश्री की यहाँ से भाग गई थी, ऐसी कोई स्टोरी है। वो बाद में हर्षवर्धन का पढ़ाऊंगी तभी पढ़ाऊंगी, आज मैं पढ़ा रही हूँ वल्लभी का मैत्रिक वंश, कन्नौज का मौखरी वंश और वर्धन वंश स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा। और यशोवर्मन नहीं देखा अभी पूरा डिटेल से, सारे मैं आपसे धीरे धीरे, क्योंकि अभी स्टार्ट किया हमने। क्या हुणों का आक्रमण देखेंगे आज, वल्लभी का मैत्रिक वंश देखेंगे, कन्नौज का मौखरी वंश देखेंगे, बंगाल का गौड़ वंश, बाद में थानेश्वर का, यहाँ भी थोड़ा सा स्टार्ट किया मैंने। तो क्या है कि अब क्रम से पढ़ेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। जिस तरह गुप्त काल का मैंने पूरी प्ले लिस्ट बनाई है। नेक्स्ट पार्ट हमारा था गुप्त काल की चित्रकला, जिसके अंदर अजंता की गुप्त चित्रकलाएँ, बाघ की चित्रकलाएँ है ना, एलोरा की चित्रकलाएँ, कितनी गुफाएं थी, कितनी महायान संबंधित कौन थी, बौद्ध से संबंधित कौन थी, धार्मिक से संबंधित कौन थी, लौकिक जीवन से संबंधित कौन थी, वो मेरी पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है। एक ही वीडियो मैंने बताया हुआ है गुप्तकालीन चित्रकला। तो आज स्टार्ट करते हैं गुप्तोत्तर काल, जिसके अंदर काफ़ी राजवंश हैं, यहाँ भी हम देखेंगे। और चेर चोर पांड्य वो तो मैंने पढ़ाया है, लेकिन यहाँ राष्ट्रकूट देखना है अभी हमें, चालुक्य देखने हैं, वेंगी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य वो देखने हैं, पर है ना गुजर प्रतिहार यहाँ देखना है पूरा डिटेल से। धीरे धीरे हम क्रम से चलते रहेंगे तो ठीक रहेगा, याद रहेगा, और हमारी एक दिमाग में जो है ना प्ले लिस्ट बन जाएगी और समझ में आ जाएगा, थ्योरी टू थ्योरी चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वल्लभी का मैत्रिक वंश। यह गुजरात में था, संस्थापक भट्टारक था। कौन था? ये परीक्षा में आया हुआ है। इसका संबंध शैव धर्म से था और परम माहेश्वर की उपाधि धारण की थी, इसलिए ये शिव के उपासक ही थे। प्रमुख शासक थे ध्रुवसेन, जो कि हर्ष का समकालीन था, और इसका हर्ष का कौन था? दामाद भी था ध्रुवसेन हर्ष का। अब हर्ष पढ़ेंगे ना तब ध्रुवसेन वापस आएगा, वहाँ पूरा डिटेल से और पढ़ेंगे। यह शिक्षा के प्रमुख, यहाँ पर शिक्षा का प्रमुख केंद्र था वल्लभी विश्वविद्यालय, और इसके प्रमुख आचार्य कौन थे? स्थिरमती थे या गणभूति थे। और ये जो वल्लभी शिक्षा केंद्र था ना, ये जैन धर्म से संबंधित थे, और ये जो स्थिरमती और गणभूति थे ना, ये जैन धर्म के आचार्य थे, है ना। तो ये जैन धर्म से संबंधित था, बाकी सब बौद्ध धर्म के शिक्षा केंद्र थे, जैसे तक्षशिला था, नालंदा था, विक्रमशिला था, है ना, ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित थे। जबकि वल्लभी विश्वविद्यालय है ना, ये जैन धर्म से संबंधित था। ध्रुवसेन ने हर्ष की प्रयाग सभा में, कन्नौज सभा में, दोनों में भाग लिया था, क्योंकि ये हर्ष का दामाद था। और प्रयाग सभा 643 में हुई थी ना, कन्नौज सभा, जिसमें इसको हाथिम कहा गया है, किसको? हर्षवर्धन को। और ध्रुवसेन सेकंड के शासनकाल में हैंसोंग भारत आया था, और हर्षवर्धन के शासनकाल में भी हैंसोंग आया था। वहीं ध्रुवसेन चतुर्थ के दरबार में महाकवि भट्टी रहता था। कौन रहता था? भट्टी महाकवि है ना, भट्टी रहता था। और भट्टी अलग है और एक भंडी है ना, वो अलग है, वो मैं दोनों बताऊंगी। तो फिर है हुणों का आक्रमण। अब हम पढ़ेंगे हुण राजवंश। ये इसका इतना ही इतिहास था वल्लभी का मैत्रिक वंश का, क्योंकि ये हर्ष का दामाद था। जिस तरह हम देखेंगे ना, मौखरी वंश का जो ग्रह वर्मा द्वितीय था, वो किसका दामाद था? वो प्रभाकर वर्मन का दामाद था। अरे सॉरी, बहनों ही था, और राजश्री उसकी पत्नी थी। तो आगे हम और पढ़ेंगे आराम से। मध्य एशिया के खानाबदोश जाती थी हुण। इनकी दो शाखाएं थी, पश्चिम और पूर्वी। हुणों का प्रथम आक्रमण 455 में स्कंदगुप्त। जब हमने गुप्त वंश पढ़ा था ना, तब मैंने आपको बताया था कि स्कंदगुप्त ने हुणों को हराया था। लेकिन हर्षवर्धन शासनकाल में कौन सा शासक था जिसने हुणों को वापस भगाया था, और किस कारण उसको उपाधि दी गई थी? तो वो आगे हम पढ़ेंगे, हर्षवर्धन का काल पढ़ेंगे तभी बताऊंगी। अब हम पढ़ेंगे हुणों का नेता कौन था। प्रथम किसने आक्रमण किया, द्वितीय बार किसने किया, तृतीय बार किसने किया? तो हुणों का प्रथम नेता खुशनेवाज था, जो स्कंदगुप्त के समय में आक्रमण हुआ था, वो था खुशनेवाज। तोरमान हुणों का दूसरा आक्रमणकारी था। इसने मालवा पर 500 ईस्वी में स्वतंत्र शासक स्थापित कर लिया था। तोरमान उसके बाद आया था, खुशनेवाज के बाद तोरमान ने आक्रमण किया था। तोरमान ने ग्वालियर अभिलेख स्थापित किया तथा सूर्य मंदिर भी बनाया था। इसकी जानकारी ग्वालियर लेख से हमें मिलती है। विष्णु के एरन अभिलेख से वराह प्रतिमा अभिलेख भी इसका जिक्र करता है, आता है, यानी कि तो तोरमान था ना, उसने मालवा पर शासन किया था। एरन का वराह प्रतिमा अभिलेख तोरमान का प्रथम वर्ष का अभिलेख है। इसके अनुसार धन्य विष्णु ने गुप्तों के स्थान पर तोरमान को अधीनता स्वीकार की थी।
धन्य विष्णु शासक था ना, उसने गुप्तों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, उसने हूणों की तोरमान शासक हूण था ना, हूण शासक तोरमान था, उसकी अधीनता स्वीकार की थी। जो शक्तिशाली होगा उसी के अधीन जाएंगे लोग कि हमें हमारी सुरक्षा हो जाए। जिस तरह भारत के राजा जितने भी थे वो अंग्रेजों के पास चले गए थे अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि वो जो स्थानीय राजा थे ना उसके विद्रोह के कारण। तो ह्वेनसांग ने हूणों की राजधानी कौन सी बताई थी? साकल बताई थी, जिसे सियालकोट कहते हैं। उन्होंने संस्कृत को राजभाषा बनाया था, राज्य के संरक्षण भी दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आया हुआ है कि संस्कृत को राज्य के संरक्षण। पहले तो आपको मैंने बताया था कौन सा अभिलेख था, जूनागढ़ अभिलेख में जो था ना, जूनागढ़ अभिलेख था उसका रुद्रादमन का, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा था, रुद्रादमन का था। और रुद्रादमन क्षत्रप शासक था और उसने भी संस्कृत भाषा को राज्य की संरक्षण दिया था, है ना। तो अब यहाँ किसने दिया है? यहाँ दिया है तोरमान ने, है ना। हूण शासक था। पाल शासक कौन था? देवपाल। देवपाल को हूणों का दर्प चूर्ण करने वाला बताता है। हूणों का सेनापति कौन था? कुराल था, कराल। तोरमान के सिक्के तांबे के थे, यूपी से मिले हैं और पंजाब से भी मिले हैं। और केवल चांदी व तांबे के सिक्के ही मिले हैं, किसके? हूणों के। चांदी और तांबे के, सोने के सिक्के इनके नहीं मिले। कुरा अभिलेख, तोरमान की उपाधि रजत मुद्रा यानी कि शाही उज्जबल। उज्जबल का अर्थ होता है, तुर्की भाषा का अर्थ शब्द है ये उज्जबल, है ना, जिसका अर्थ होता है सामंत। तो ये जो उपाधि धारण करते थे ना, ये कुषाणों की उपाधि थी। कौन सी? शाही उपाधि जो कुषाणों की थी, शाही उज्जबल। और इसको तुर्की भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है सामंत। हूणों का तीसरा शासक था मिहिरकुल। कौन था? मिहिरकुल, जो तोरमान का पुत्र था। तो पहले खुशनिवाज, उसके बाद तोरमान, तोरमान के बाद मिहिरकुल। औलिकर वशीय महानरेश यशोवर्मा एवं मगध के मुख्य गुप्त शासक नरसिंह गुप्त बालादित्य ने इसको हराया था। किसको? मिहिरकुल को हराया था। बालादित्य था ना, ये गुप्त शासक था। और नरसिंह गुप्त ने, ह्वेनसांग के अनुसार बालादित्य की माँ के कहने पर उसे छोड़ दिया था। उसकी माँ ने कहा उसे छोड़ दो, नहीं उसने कैद तो कर दिया था, लेकिन ह्वेनसांग के अनुसार बालादित्य था ना, मालवा नरेश यशोवर्मा और मगध गुप्त शासक नरसिंह गुप्त बालादित्य, कौन था? नरसिंह गुप्त बालादित्य ने उसे छोड़ दिया था। मिहिरकुल शैव धर्मावलंबी या मतानुयायी था। उनके सिक्कों पर नंदी का चित्र मिलता है। मधुसर प्रशस्ति यशोवर्मा की भी है और कुमार गुप्त के समय में भी इस पर कुछ लेख लिखे हुए हैं। तो मधुसर प्रशस्ति से सिद्ध होता है कि हूणों ने ही हर हर महादेव का नारा दिया था। तो ये परीक्षा में आया हुआ है कि हर हर महादेव का नारा किसने दिया था? हूणों ने दिया था। ह्वेनसांग ने मिहिरकुल को पंच भारत का स्वामी कहा है। किसने कहा है? ह्वेनसांग ने। कल्हण में मिहिरकुल विनाश का देवता बताया गया। कल्हण की जो राजधानी है ना, उसके अंदर कल्हण ने क्या कहा है? ये विनाश का देवता भी कहा है और कश्मीर का शासक भी बताता है कल्हण इसको राजतरणी में। अब हम पढ़ेंगे कन्नौज का मौखरी वंश। हरिवर्मा इसके समय संस्थापक था। 510 ईस्वी में राजधानी कन्नौज थी। आपको पता है कन्नौज की राजधानी अभी वापस कौन बनाएगा? हर्षवर्धन बनाएगा। किसके लिए बनाएगा? उसकी स्टोरी जब हर्षवर्धन शासन आएगा मैं तब बताऊंगी। और मौखरी वंश का सर्वप्रथम जानकारी पाणिनि की अष्टदायी मिलती है। किसके अंदर मिलती है? पाणिनि की जो पुस्तक थी ना अष्टदायी, उसके अंदर प्रमुख शासक हरिवर्मा, आदित्य वर्मा और ईशान वर्मा, इन तीनों को कर्म याद रखना। अब की बार जो असिस्टेंट प्रोफेसर में एग्जाम आया था ना, तो कर्ण राजा के 4 राजा ही होते। कर्ण वासुदेव उसका संस्थापक था। उन चारों का कर्म ही पूछ दिया था। और अभी भी जो यूजीसी का नेट हुआ उसके अंदर भी जो विदेशी यात्री आए ना उनका कर्म पूछा है। तो विदेशी यात्रियों की मैंने भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जो आए थे उनको भी याद कर लें। और अभी हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ईशान वर्मा इस वंश का शक्तिशाली शासक था। किस वंश का? मौखरी वंश का, जो कन्नौज में था। मौखरी वंश का मूल स्थान क्या था? बिहार, गया बिहार में इनका मूल स्थान था, लेकिन ये कन्नौज में रह रहे थे। ईशान वर्मा के बाद सर्व वर्मा, अवंती वर्मा, ग्रह वर्मा इस वंश का अंतिम शासक था। ग्रह वर्मा। ग्रह वर्मा द्वितीय ने थानेश्वर के प्रभाकर वर्मन की पुत्री राजश्री से विवाह किया था। प्रभाकर वर्मन के एक तो कौन था? राज्यवर्धन वर्मन, और एक था हर्षवर्धन और राजश्री, ये 3 ही थे। 2 तो पुत्र थे, 1 पुत्री थी। प्रभाकर वर्मन की पत्नी जो मैंने बताया अभी आगे मैं पढ़ाऊंगी पूरा हर्षवर्धन का, तब बताऊंगी। ग्रह वर्मा को मालवा के शासक देवगुप्त ने मार डाला था। तो मैंने कहा ग्रह वर्मा द्वितीय है ना, ये प्रभाकर वर्मा का दामाद था और हर्ष का बहनोई था। तो उसको देवगुप्त ने उसको मार दिया था। तो प्रमुख स्रोत किससे मिलते हैं जानकारी? हरदा अभिलेख जो बाराकरी यूपी में है और असीरगढ़ जो महाराष्ट्र में अभिलेख है, इन सबसे इसकी मौखरी वंश की पूरी जानकारी मिलती है। हरदा बराह अभिलेख 553 से 554 का है। इसकी खोज 1915 में HN शास्त्री ने की थी। इस अभिलेख को ईशान वर्मा के पुत्र सूर्य वर्मा यानी कि मिहिर वर्मा ने उत्कीर्ण करवाया था।
कन्नौज के मौर्य वंश के शासक गुप्तों के सामंत थे। कौन थे? गुप्तों के सामंत थे। ये सामंती व्यवस्था को और आगे बढ़ा रहे हैं। सामंती व्यवस्था सातवां शासकों से स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे। मालवा के यशोवर्मा के बाद, मालवा का यशोवर्मन शासक वंश था ना, उसके बाद आर्यावर्त का शासक मौर्य वंश के पास आ गया था। आर्यावर्त यानी उत्तरी भारत का पूरा शासक था ना, वो किसके पास आ गया? मौर्य वंश के पास। अब मगध के स्थान पर कन्नौज अब राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। अब मगध और पाटलिपुत्र की वो सामरिक स्थिति नहीं रही थी। अब सारे जो कन्नौज है ना, उसको ही केंद्र मान रहे थे, उसके इर्द गिर्द ही शासन कर रहे है ना। हर्ष वो थारेश्वर का शासक है, वो भी कन्नौज को राजधानी बनाएगा। किस कारण बनाएगा आगे मैं बताऊंगी। कन्नौज को महोदय नगर भी नाम से जाना जाता है। मौर्य वंश के शासक थे वो शिव के उपासक थे। जहाँ तक हम देखेंगे ना, तो प्राचीन इतिहास में शिव के गुप्त काल में जितने भी शासक थे ज़्यादातर वो शिव व विष्णु के उपासक थे। लेकिन थानेश्वर जो वर्धन वंश है ना, पुष्यभूति वंश भी इसे कहते हैं, और इसका संस्थापक नरवर्धन था। नरवर्धन मानते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको पुष्यभूति है ना, ये शासक ही मानते हैं। इनको पुष्यभूति वंश नहीं कहते हैं कि ये एक शासक था या राजा था। लेकिन यहाँ सूर्य के उपासक थे। कौन कौन के राजा? जो हर्षवर्धन वर्धन वंश के जो सूर्य के उपासक थे, तो इनके प्रमुख शासक थे राज्यवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन और राज्यवर्धन सेकंड। राज्यवर्धन दो है, एक तो राज्यवर्धन प्रथम है, राज्यवर्धन सेकंड है। ये राज्यवर्धन सेकंड है ना, ये प्रभाकर वर्धन का पुत्र है, और हर्षवर्धन भी प्रभाकर वर्धन का पुत्र है। बाणभट्ट में हरिश्चरित्र है ना, हरिश्चरित्र में संस्थापक किसको मानते हैं? बाणभट्ट की जो पुस्तक है हरिश्चरित्र कहते हैं। हर्षचरित्र को या हर्षचरित कहते हैं उसे। तो उसके अंदर किसको माना है? वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति को माना है। लेकिन इस वंश के अभिलेख और मोहरों पर प्रथम शासक हैं जो इस वंश का संस्थापक है, वो नरवर्धन को माना बताया गया है। नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन प्रथम, ये चार शासक ऐसे थे जो सूर्य के उपासक थे। बाकी सभी शिव के उपासक थे। तो सूर्य के उपासक चार शासक थे। वर्धन वंश के दो शासक जो प्रसिद्ध तीन शासक हुए थे, एक तो प्रभाकर वर्मन और इन्हीं के दो पुत्र थे। राज्यवर्धन है ना, ये सेकंड है, और ये हर्षवर्धन है। तो ये प्रथम इनकी जो है ना राजधानी थी थानेश्वर हरियाणा में थी, दूसरी कन्नौज यूपी में इन्होंने राजधानी बनाई थी। हर्षवर्धन इस वंश का प्रतापी शासक था जो अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित की थी। अब पढ़ेंगे प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन हर्षवर्धन के हर्षचरित प्रभाकर वर्मन है ना, उसको हर्षचरित में मालवा, लक्ष्मी, लता, परशु, सिंध, राज, जवर या गुजर प्रजा पर भी कहा गया है उसको। हर्षचरित्र में प्रभाकर वर्मन को हूण, हरिण, केसरी कहा गया, क्योंकि इसने हूणों को हराया था। वर्धन वंश का एकमात्र शासक था जिसने हूणों को हराया था, प्रभाकर वर्मन था। उसकी माता सती हुई थी उसकी पुत्री की मृत्यु के बाद। ये जो रसायन और सुमेन है ना, ये दो वेद थे, और ये इनके जो प्रभाकर वर्मन है ना, प्रभाकर वर्मन है ना, इनका बहुत इलाज किया लेकिन ये सही नहीं हुए, और ये बीमारी थे। इससे पहले ही इसकी माता सती हो गई थी। उनको पता था कि मेरे पति नहीं बच पाएंगे। फिर है राज्यवर्धन द्वितीय किसका पुत्र है? प्रभाकर वर्मन का। उसके बाद बनेगा हर्ष। तो इसके बहनोई गर्भवर्मा द्वितीय की हत्या की थी ना, किसने की थी? मालवा नरेश देवगुप्त ने की थी। तो इसका बदला लिया था उसने। राजश्री जो इनकी बहन थी ना, किसकी? राज्यवर्धन द्वितीय की बहन थी, उसको जेल में डाल दिया था। तो उसको भी छोड़ा, ये भाग गई थी, जेल छुड़ा के भाग गई थी। कौन? राजश्री। किससे? देवगुप्त से। लेकिन उसकी बहनोई जो इसका पति था गर्भवर्मा द्वितीय, जो मौर्य वंश का शासक था ना, उसकी हत्या कर ली थी। तो इसका बदला राज्यवर्धन द्वितीय ने लिया था। अपनी सेना लेके गया था और उसको देवगुप्त की हत्या इसने कर ली थी। राज्यवर्धन की हत्या, फिर इसकी राज्यवर्धन है ना, इसकी हत्या किसने की थी? गौड़ के राजा शशांक ने की थी। हर्ष को इसकी जानकारी किसने दी थी? हर्ष कौन था? इसका भाई था। उसको पता चल गया कि मेरे भाई की हत्या कर दी है, तो इसकी जानकारी उसको कुंतल ने नामक एक राजदूत था, उसने दी थी। किसको? हर्ष को दी थी, हर्षवर्धन को। और हर्षवर्धन ने इसमें क्या कहा था? हर्षवर्धन ने एक प्रतिज्ञा ली थी यहाँ, कि यह प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कुछ दिनों के भीतर ही पृथ्वी को गौरविन कर दूंगा, यानी कि गौड़ वंश का जो वंश है ना, उसको समाप्त कर दूंगा। पतंगे की भांति जलती हुई चिता में प्रवेश कर अपने प्राण दे दूंगा अगर मैं उसको नहीं मार सका। फिर इसने कुछ राजाओं, कौन? हर्षवर्धन आएगा अभी, तो हर्षवर्धन को नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और हर्षवर्धन यशोवर्मान कुछ ऐसे शासक होंगे, उसकी सहायता से जाके गौड़ वंश के राजा को हराएगा और उसका बदला लेगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन की कुछ फिर पढ़ेंगे जो वर्धन वंश है ना, उसकी साहित्यिक और अभिलेख और कुछ जानकारियाँ जो भी होगी, साहित्यिक स्रोत होंगे ना, यानी कि जानकारी के स्रोत जो भी होंगे वो सब पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और प्राचीन काल की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है।